हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकर। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के राज्य की परिभाषा और निर्माण के तत्व से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए वो कराने वाली हूँ। तो ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्प करने वाले आने वाले एग्जाम में। उस जो क्वेश्चन आपको आता है वो तो अच्छी बात है, जो नहीं आता हो आप उसे प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, या सेकेंड टाइम जब आप वीडियो देखिएगा तब भी नहीं आ रहा तो उस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक मिनट, अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़ पाए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा था? तो ये अरस्तु महोदय वो गुलामों को बाहर रखते हैं। अगला है आपका, किसे सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है? तो राज्य को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। आगे है, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा पॉल जन ने दी। इस परिभाषा को मैं एक बार और बोल देती हूँ ताकि आपको याद रहे। देखो, राजनीतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का वह अंग है, मतलब राजनीतिक विज्ञान जो है वो सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्व तथा साधन के सिद्धांत, यानी जो राज्य के आधारभूत तत्व और शासन के सिद्धांत की विवेचना करता है। तो अगर आपको शॉर्ट में लिखना है तो राजनीतिक विज्ञान का सामाजिक विज्ञान का वो भाग है जो क्या करता है, राज्य के आधारभूत तत्व और शासन के सिद्धांतों की बात करता है। वो कौन बोलते हैं? पॉल जैनट बोलते हैं। अगला, निम्नलिखित को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है। तो किसको? तो एक स्वतंत्र व्यक्ति के स्वामी को नागरिक माना जाता है। नेक्स्ट है, एक मिनट, यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? तो उसका आधुनिक नाम राज्य है। और राज्य वर्ड को सबसे पहले किसने दिया था? मैकियावेली ने दिया था, द प्रिंस। ठीक है। नगर राज्य का संबंध माना जाता है तो प्राचीन यूनान से माना जाता है नगर राज्य का संबंध। और शहर राज्य में वही हो गया प्राचीन ग्रीस या यूनान बोलो। ठीक है। नेक्स्ट है, पॉलिस का मतलब निम्न में से क्या होता है? तो पॉलिस का मतलब होता है शहर राज्य बोलो, नगर राज्य बोलो। ठीक है। आगे, पॉलिस शब्द का संबंध किससे है? तो नगर राज्य से है। नेक्स्ट है, एक मिनट, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पॉलिस से हुई, जो वो एक क्या है, आपका यूनानी शब्द है। पॉलिटिक्स शब्द पॉलिस से हुई है, वो एक यूनानी शब्द है। ये आपका जीआईसी 2015 में पूछा गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय राजनीतिक विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है? तो ये राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक उपागम के अध्ययन का क्षेत्र? आधुनिक उपागम का, तो देखो, राज्य, विधि निर्माण, सरकार, ये तो पहले भी था। लोक जीवन, ये होगा आपके आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है? ठीक है, नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो मूल्य प्रधान अध्ययन ये नहीं है। बाकी शक्ति का अध्ययन, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, यह भी आपका यूपीजीआईसी 2015 का क्वेश्चन है। अब तो आपका यूपी पीजीटी का जो सिलेबस है पूरा डिट्टो ही आपका जीआईसी का सिलेबस दे दिया गया है। आगे, राजनीतिक विज्ञान किसकी एक शाखा है? तो ये सामाजिक विज्ञान की, देखिए ये पीजीटी यानी दिल्ली पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। राजनीतिक विज्ञान किससे संबंधित है? तो ये राजनीतिक सत्ता से संबंधित है। नगर राज्य शब्दावली तो प्राचीन यूनान से है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, चारों मैं पूछती हूँ, पढ़ती हूँ, उसके बाद देखिए, राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था अध्ययन है। यह सैद्धांतिक और शोध परक है। तीसरा है, यह पूर्णतः वैज्ञानिक और पूर्णतः नैतिकवादी है। पूर्णतः कर दिया है। यदि इसे अच्छा राजनीतिक विज्ञान होना है तो इसे दर्शनात्मक और वैज्ञानिक होना चाहिए।
इसमें देखो आराम से पूर्णता पूर्णता वाला जो उसको एलिमिनेट कर दो, बाकी सही हो जाएगा, इसको हटा दो। 1, 2 और 4 इज द राइट आंसर। ये भी यूपीजीएससी 2012 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही पूछा जा रहा है? तो राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है। क्या है? राजनीतिक विकास क्या करता है? लोकतंत्र का निर्माण करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति शास्त्र राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है? तो ये हो जाएगा इल्चमैन। एक बार मैं फिर से बोलती हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक शास्त्र राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित हो? राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित हो वो इल्चमैन है। ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एडवर्ड सिल के अनुसार राजनीतिक विकास को मापा जाना चाहिए तो किस तरीके से? तो देश की राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा मापा जाना चाहिए। ठीक है, देश की राजनीतिक संस्थाओं द्वारा मापा जाना चाहिए। तो देखिए, एडवर्ड सिल के अनुसार राजनीतिक विकास को देश की राजनीतिक संस्थाओं से मापा जाना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने 5 प्रकार की व्यवस्थाओं का वर्णन किया। ये भी इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक लोकतंत्र, नाम मात्र का लोकतंत्र, आधुनिकीकृत स्वेच्छा तंत्रवाद और सर्वाधिकारी गुट तंत्रवाद। और 5वां है परंपरागत गुट तंत्रवाद। इसको क्रम में भी सजाने को आता है, आपको क्रम में ही याद रखना पड़ेगा। पहले राजनीतिक लोकतंत्र हो गया, फिर नाम मात्र का लोकतंत्र हो गया, फिर आधुनिकीकृत स्वेच्छा तंत्रवाद हो गया, फिर सर्वाधिकारी गुटतंत्र हो गया, उसके बाद परंपरागत गुटतंत्र हो गया। नेक्स्ट है आपका, उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा राजनीतिक विज्ञान कौन सा सामाजिक विज्ञान राजनीतिक विज्ञान से पूर्व है? मनोविज्ञान ऑप्शन है, इतिहास ऑप्शन है, और ऑप्शन है आपका दर्शन और समाजशास्त्र। आपका जो है दर्शन वो सबसे पहले है। नेक्स्ट है आपका, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पॉलिस शब्द से हुई जो निम्न में किस भाषा से लिया गया है? तो ये यूनानी भाषा से लिया गया है। ये भी यूपीजीएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है आपका। आगे, राजनीतिक शब्द की उत्पत्ति पॉलिश शब्द से हुई, या पॉलिश शब्द किस भाषा से है? तो ये ग्रीक भाषा से है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन है? तो है देखिए, चार्ल्स मेरियम भी है, डेविड ईस्टन भी है, हेराल्ड लॉसबेल है। तो सारे हो जाएंगे। ये टीजीटी में पूछा गया। एक मिनट थोड़ा देख लीजिए। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक में कौन कौन? चार्ल्स मेरियम, ग्राहम बलास, लियोनार्ड वाइट, क्विंसी राइट, हेराल्ड लॉसबेल, फ्रेडरिक सुमेन, वीओ की जूनियर, ग्रेवियल आलमंड, हर्बर्ट साइमन, डेविड ट्रूमैन, डेविड ईस्टन और कैटली। ये सारे आते हैं, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। आगे है, राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। यह किसने कहा है? तो डीमॉक। साधन सरकार डीमॉक, साधन सरकार डीमॉक। ये आपका एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया प्रश्न, और भी एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ तो एक को ही मेंशन किया गया है। थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। मार्शल एडवर्ड डीमॉक एक अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक एवं लोक प्रशासन के प्रोफेसर थे। डीमॉक को लोक प्रशासन एवं सरकार के क्षेत्रों का विस्तृत अध्ययन करने के लिए जाना जाता है। डीमॉक ने कहा है कि राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। गिलक्राइस्ट का भी इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत राज्य तथा सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। क्या है? राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। जबकि लीकॉक का मत है कि राजनीतिक शास्त्र केवल सरकार का अध्ययन, केवल सरकार। तो लीकॉक, राज्य और सरकार का अध्ययन गिलक्राइस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है, किस राजनीतिक शास्त्र राज्य से आरंभ और राज्य के साथ अंत होता है। ये तो गार्डनर का है, प्रारंभ और अंत। आगे है आपका राजनीतिक शास्त्र आरंभ और अंत, गार्डनर। ये तो कई बार एग्जाम में आया हुआ, जैसे पेट क्वेश्चन हो गया था ये। चलो
नेक्स्ट है आरंभ अंत गार्डनर। आगे किसने राजनीतिक विज्ञान का राज्य के साथ प्रारंभ अंत गार्डनर। आगे है, आप देखते ये वाला क्वेश्चन। हाँ, क्या है, राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। क्या राजनीतिक विज्ञान के अंदर क्या राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है, तो गिलक्राइस्ट। राज्य और सरकार का अध्ययन गिलक्राइस्ट। राज्य और सरकार का अध्ययन गिलक्राइस्ट। आगे है आधुनिक राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। क्या है, राजनीतिक विज्ञान समाज विज्ञान का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांत से होता है। तो ये पॉल जेनेट, एक बार मैं फिर से कोटेशन बोल रही हूँ। राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह भाग है, ठीक है, जो राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। सरकार के सिद्धांत, राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांत, ये कौन बोलते हैं, पॉल जेनेट बोलते हैं। अगला, निम्नलिखित में से राजनीतिक विज्ञान को शक्ति विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया है, तो ये कैटलिन हो जाएंगे। राजनीतिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है। तो यह एक लैटिन शब्द है। सिविक और सिविटास क्या है, एक लैटिन शब्द है। सिविक और सिविटास क्या है, एक लैटिन शब्द है। सिविक और सिविटास क्या है, एक लैटिन शब्द है। ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इजी होता है, बट कभी कभी कंफ्यूजन में गलत हो जाता है, इसलिए मैं जो इजी भी उसको भी कई बार मैं बोल रही हूँ। राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है, तो नागरिकता है। नेक्स्ट है, राजनीतिक विज्ञान हमें बताता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। ठीक है, तो गैटल बोलते हैं क्या है, राजनीतिक विज्ञान क्या बताता है, राज्य का क्या स्वरूप है, क्या स्वरूप इस समय क्या स्वरूप है और इसका कैसा आदर्श स्वरूप होना चाहिए, ये बोलते हैं आपके गैटल। आगे, राजनीतिक का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से, ये इस बार भी पूछा गया है आपका यूपी टीजीटी या पीजीटी, किसी में तो पूछा गया था, ऐसा पीजीटी में पूछा गया था। यह है यूपीजीएससी 2020। ठीक है, आगे है, राजनीतिक शास्त्र के पिता माने जाते हैं, तो अरस्तु माने जाते हैं राजनीतिक शास्त्र के पिता। नेक्स्ट है आपका, अरस्तु वरीयता देता है, तो ये पॉलिटी को वरीयता देता है। प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो अरस्तु जाने जाते हैं। राजनीतिक विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में निम्नलिखित में से किस विचारक ने दिया था, तो अरस्तु ने। ये राजनीतिक विज्ञान को श्रेष्ठ विज्ञान अरस्तु ने माना है। राजनीतिक शास्त्र का पिता किसे माना जाता है, तो अरस्तु को देखिए, राजनीतिक शास्त्र राजनीतिक विज्ञान का पिता हो जाएगा आपके अरस्तु, और राजनीतिक दर्शन के पिता पूछे जाएंगे तो प्लेटो। किसने कहा निश्चित भूभाग राज्य के आवश्यक तत्व नहीं है, ये भी क्वेश्चन आया था, ये सीले का है, ये पीजीटी 2004 का, ये भी क्वेश्चन आया है। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानते हैं, तो सीले नहीं मानते हैं। यह किसने कहा कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है, तो ये भी सीले हैं। आगे है, भूभाग अनिवार्य नहीं है, तो सीले हैं, ये भी। नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्नलिखित में से, चलिए देखिए क्या है, निम्नलिखित में भूभाग को आवश्यक तत्व नहीं मानते। देखिए इसमें डुब्बी भी हो जाएंगे, हाल भी हो जाएगा, कौन कौन नहीं मानते वो ध्यान रखिए आप। ठीक है, राज्य क्या है, 4 आवश्यक तत्व है, पता है आपको, जनसंख्या, सरकार, निश्चित भूभाग और प्रभुसत्ता। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रभुसत्ता होती है, या संप्रभुता जो बोलते हैं। लेकिन कुछ विधान जैसे सीले, डुगवी, डिगविट और हाल और जैसे मानते नहीं है कि भूमि को आवश्यक तत्व, इसलिए 2 ऑप्शन था, इसीलिए। आगे निम्नलिखित में से किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है,
तो बिलोबी, एक बिलोबी का भी नाम उसमें इंक्लूड कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्यक्ति का समस्त महत्व, व्यक्ति का समस्त महत्व उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है इसलिए कि वह राज्य का सदस्य है। तो ये है आपका हीगल। ठीक है, एक बार मैं फिर से ये बोलती हूँ, व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है इसलिए कि वह राज्य का सदस्य, यानी राज्य का सदस्य है इसीलिए ही व्यक्ति का समस्त महत्व उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ भी उसे उपलब्ध है इसलिए कि वो राज्य का सदस्य है। सॉरी, एक मिनट, थोड़ा रुक जाओ। ठीक है, ये है ना, कहा हाँ हीगल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है? अब ये भी कई गति है, पश्चात है, कई तरीके से थोड़े से वर्ड को चेंज करके हीगल का ये कोटेशन पूछा गया है। देख लो क्या, प्रीवियस ईयर में काफी बार आया हुआ है। पदचिन्ह है ऐसे करके, देखो पदक्षेप है, देखा, फिर है पदक्रम है, ठीक है, फिर है अवतरण है। तो एक एक वर्ड को बस चेंज करके राजनीति अवतरण है, ठीक है, हीगल। तो याद रखिएगा इस लाइन को। ये देखिए, समाज को ईंट और राज्य को सीमेंट किसने कहा है? तो आशीर्वादम ने कहा क्या? समाज को ईंट और राज्य को सीमेंट। ठीक है, एक एक ईंट से सीमेंट राज्य से जुड़ा हुआ है। आगे है मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो ये रॉबर्ट डेहल की है। एक बार मैं फिर से बोलती हूँ, मानवीय संबंधों की उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन तथा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। तो रॉबर्ट डेहल 2011 टीजीजी में पूछा गया। औचित्यपूर्ण शक्ति क्या होती है? तो सत्ता होती है। औचित्यपूर्ण शक्ति सत्ता होती है। आगे है मैकियावेली के अनुसार क्या है? व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुश्चरित और अवसरवादी है, ये बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक अरस्तु के विचार को मैकियावेली को प्रभावित किया? कौन सा विचार जो मैकियावेली को प्रभावित किया? तो दो, नैतिकता और राजनीति का पृथकता, राज्य मनुष्य समुदाय का उच्च संगठन, ऐतिहासिक विधि। तो ये सभी दिया होगा। ये आपको HPLE हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया प्रश्न है। राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किसने किया है? तो मैकियावेली ने राज्य को सर्वोच्च माना है। शक्ति की अवधारणा, तो शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? सर्वप्रथम पूछा जा रहा, तो मैकियावेली ने दिया है। आगे है, किसने कहा शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानि उठानी पड़ती है? तो ये रॉबर्ट डेहल। एक बार मैं फिर से बोलती हूँ, क्या शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानियां उठानी पड़ती है। तो अगर शक्ति का पालन नहीं करेंगे तो घोर हानि, तो रॉबर्ट डेहल। ठीक है, घोर हानि तो रॉबर्ट डेहल। तो आप उसको शॉर्ट में लिख लीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी में ही पूछा गया सवाल है और आपसे रिपीट में पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिए सर कोटेशन को। राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग, तो ये तो काफी मैकियावेली ने किया था। राजनीतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द को का प्रयोग किया था, तो मैकियावेली। थोड़ा सा वर्ड चेंज कर दिया, बस वही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन एक पुस्तक मैकियावेली के विचार को पूर्ण स्पष्ट करती है? पूर्ण स्पष्ट करती है तो सारा हो जाएगा। आर्ट ऑफ वॉर होगा, डिस्कोर्सेस और लीवी, द प्रेस, सारा उन्हीं का बुक है, तो सभी हो जाएगा। आगे मैकियावेली के अनुसार क्या है? तो राज्य उच्च संघ है जिसमें जनता को राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए। फिर है राज्य एक कृत्रिम निर्माण है। राज्य विभिन्न संघों में एक संघ नहीं, तो ये बहुलवादी कहेंगे तो इसको हटा देना, तो ये भी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक मिनट,
आगे है आपका, यह किसने कहा राजनीतिक, यह राजनीति नहीं है जो जातिग्रस्त हो जाती है, यह जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है। तो ये रजनी कोठारी ने कहा है। अगला है, किस राजनीतिक विचारक ने आधुनिक काल में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो मैकियावेली। नेक्स्ट है, अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक विचारक? तो ये हॉब्स है। आगे नेक्स्ट, हाँ, मैकियावेली समर्थक है, किसके समर्थक है? तो ये है आपके इनमें से कोई नहीं, वो आपके हो जाएंगे। मैकियावेली यह मान्यता थी कि कोई भी एक प्रकार का शासन समस्त परिस्थितियों के लिए श्रेष्ठ नहीं समझा जा सकता। कुछ परिस्थितियों में राजतंत्र और कुछ परिस्थितियों में गणतंत्र। जब उसने डिस्कोर्सेस लिखा तो गणतंत्र को काफी महत्व दिया। स्टार्टिंग में तो राजतंत्र पे बल दिए थे, बट बाद में गणतंत्र को। गणतंत्र सबसे अच्छा होगा। राजतंत्र का निरूपण उसने प्रिंस में और गणतंत्र का डिस्कोर्सेस में किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे, राजा शेर की तरह साहसी एवं लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, ये भी मैकियावेली का कथन है। एक और काफी फेमस कथन है कि लोग अपने पिता की मृत्यु भूल जाते हैं बट अपने जो संपत्ति की हानि है उसको नहीं भूल पाते हैं, ये भी मैकियावेली का फेमस कोटेशन है। किसका यह विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता, हाँ देखो आ ही गई यही क्वेश्चन, किसका यह विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को वो नहीं भूल सकता है। ठीक है, सही में प्रत्यक्ष की बात है। निम्नलिखित किसने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया है? यह संपूर्ण विज्ञान साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है। तो साझेदारी की बात कौन करते हैं? एडवर्ड बर्ग, ये आपके रूढ़िवादी विचारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अभिजात सिद्धांत, परेटो, ठीक है। अनुदारवादी, देखो अनुदारवादी बोलो या रूढ़िवादी बोलो, मतलब रूढ़िवादी को ही अनुदारवादी बोलते हैं। उदारवादी प्लेटो तो है नहीं। सबसे पहला उदारवादी किसे माना? लॉक को माना जाता है, तो यही नहीं होगा, बाकी तो ये है ही। आगे, प्लेटो को राज्य के आदर्श सिद्धांत का जनक माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है। क्यों माना जाता है? उसने अपने सिद्धांत को अच्छाई के विचारों पर आधारित किया। देखो आप ऑप्शन पढ़ोगे ना तो आराम से एलिमिनेट कर दोगे। पहला क्या ऑप्शन है? उसने नगर राज्य के आदर्श को बताया, ठीक है। इसका सिद्धांत मनुष्य की प्रकृति क्या पर आधारित न होकर क्या होनी चाहिए पर नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तविक तथा मूल्य के बीच दोहरी व्यवस्था को जगह नहीं, ये तो यही वाला ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सकारात्मक स्वतंत्रता हीगल, ठीक है। दुख सुख बेंथम, ठीक है। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद, ठीक है। लोकतांत्रिक केंद्रवाद, एंजल्स नहीं हो जाएंगे, लेनिन हो जाएंगे, ठीक है। इसका लेनिन होंगे, ठीक है। आगे है, रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं वरन शिक्षा पर लिखी गई एक सर्वोत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी गई, ये रूसो का कथन है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिक राजनीतिक पर लिखी गई एक ग्रंथ के बजाय शिक्षा पे लिखी गई ग्रंथ, ये देखो पीजीटी 21 में भी आया। आगे, प्लेटो ने इसमें से किस विचार का समर्थन किया है? तो पत्नी और संपत्ति के साम्यवाद की बात वो करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन। 85 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? बोला जब पत्नी और संपत्ति के साम्यवाद का सिद्धांत, तो वही क्वेश्चन हो गया। प्लेटो, बीबीओ, ये देखिए वर्डिंग बस गजब सा है। ऑप्शन डी पे, प्लेटो ने किसके साम्यवाद में विश्वास किया? तो संपत्ति और पत्नी दोनों के, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सॉरी, सी इज द राइट आंसर, ए और दोनों हो जाएगा। प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? आदर्श राज्य की, तो पुरुष प्रधान परिवार नहीं, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं, स्त्री पुरुष में भेद नहीं किया उन्होंने, जबकि अरस्तु ने किया है, ठीक है। अरस्तु ने स्त्रियों को तो नागरिक नहीं माना है, ठीक है। तो लेकिन प्लेटो के मन में ऐसा कोई, मतलब प्लेटो ने नारी पे ऐसा कुछ नहीं किया है। अगला है, प्लेटो के राजनीतिक चिंतन में बीज निहित है, तो फांसीवाद भी हो जाएगा, उपयोगितावाद भी हो जाएगा, समाज तो उपयुक्त सारा हो जाएगा। आगे है,
राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्ति के चरित्र से उत्पन्न होता है। तो ये भी प्लेटो का कथन है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने प्लेटो की मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया? तो मुक्त समाज का शत्रु कार्ल पॉपर। मुक्त समाज का शत्रु कार्ल पॉपर। राज्य जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटो। ठीक है, एक बार मैं फिर से बोलती हूँ। देखिए, जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे तब तक राज्य को उसकी बुराइयों से कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। तो ये दार्शनिक की बात तो प्लेटो ही करेंगे, तो इसलिए एलिमिनेट करके आप इसको मतलब कर सकते हो। आगे है क्वेश्चन नंबर 93 है ना, 93 है ना? हाँ ठीक है। मैकियावेली है, मिल है, ग्रीन है और बेंथम है। हमें मैच करना है। इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार। तो ये ग्रीन का फेमस कोटेशन है, यानी सी में फर्स्ट होगा। तो सी में फर्स्ट ये दोनों में है। फिर देखते हैं मैकियावेली। मैकियावेली में क्या हो जाएगा? व्यक्ति छल कपट जानने की लोमड़ी और मेरी हाँ तो ठीक है, तीसरा हो जाएगा। तो इसमें कर लेते हैं। और क्या हो जाएगा? मिल का क्या है? मिल का हो जाएगा अपने ऊपर और मस्तिष्क शरीर पर संप्रभु है, मिल है। और बेंथम तो क्या पुष्प में उतना ही अच्छा जितना कि कविता पाठ। ठीक है, आगे है। आगे भी हमें मैच करना है। तलवार के बिना संविदा मात्र शब्द है। दूसरा है व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ठीक है, ये रूसो का है। ठीक है, कि 5 साल में लोग स्वतंत्र होते हैं। तो ये तो बी में आपका 4 हो जाएगा। कैसे है मैं देखूं, बी में 4। तो इसका ए आंसर है। मैच किया हो। देखिए, तलवार के बिना संविदा मात्र शब्द है। व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाता है। उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं का झुंड बना सकता है। उच्चतर शक्ति केवल बना सकता है, राज्य नहीं। राज्य का कार्य व्यक्ति में आत्मनिर्भरता की भावना को स्पष्ट करना है, उसके उत्तरदायित्व को कमजोर करना, तो उसके चरित्र को कुंठित करना करता है। आगे फिर है दार्शनिक सिद्धांत है, राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत। दार्शनिक उग्रवाद नागरिक सद्गुण की अभिवृद्धि की पूर्व दशा के रूप में गणतंत्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। मैच किया हुआ है ये। देखिए, राज्य का आदर्श सिद्धांत बोशान के, राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत कैल्सन, और उग्र उदारवाद नागरिक सद्गुण की अभिवृद्धि की पूर्व दशा के रूप में गणतंत्रवाद। आगे सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा होगा। तो ये हॉब्स का कथन है। आगे है राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में कौन सही है? तो राज्य साध्य का एक साधन है, ऑप्शन बी। आगे है किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्ध में सहायता देता है। तो ये लास्ट की एक बार फिर से कोटेशन बोलते देखिए, क्या किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्ध में सहायता करता है। सामाजिक हित लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं ये। आगे है राज्य साधन है साध्य नहीं। ये उदारवाद। एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है। यह किसने कहा है? तो जेलिनेक का ये कथन है। आगे है मैं राज्य हूँ। राज्य व्यक्ति से पहले है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है और राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। देखो, व्यक्ति का बृहद रूप प्लेटो और पूर्वगामी अगर बोले राज्य से पहले ये अरस्तु। इस हिसाब से लगा लेंगे हम, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ए का 3 मैं ही राज्य, तो लुई 14वां, ये सबको पता है, लुई 14वां। और राज्य से पहले पूर्वगामी अरस्तु यानी सेकंड, और पृथ्वी पर अवतरण तो हीगल और बृहद। ठीक है, आगे सॉरी इधर चलते हैं। ये है
किसने कहा राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है? तो ये प्लेटो है। आगे है, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने कहा कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है? तो प्लेटो। वह कौन मानता कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? तो पूर्व अरस्तु। आगे, एक मिनट। हाँ, सरकार का सुव्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले प्रतिपादित किया तो अरस्तु ने किया था। उन्होंने 6 प्रकार बोला था, 3 इसका सही है और उसका विकृत रूप है आपका, तो टोटल मिला के 6 हो जाएगा। देखो, राजतंत्र उसका विकृत रूप अतताई तंत्र हो जाएगा, कुलीन तंत्र उसका विकृत रूप वर्गतंत्र हो जाएगा, मध्यम वर्ग जिसको पॉलिटी बोलते हैं उसका विकृत रूप जनतंत्र हो जाएगा, लोकतंत्र हो जाएगा। इसको ये सबसे अच्छा शासन बोलते हैं, इसको नहीं। आगे है, राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया है? तो अरस्तु ने किया है। निम्नलिखित में से किसको अरस्तु ने सरकार के विकृत स्वरूप के संदर्भ में वर्गीकृत किया है? तो देखो, लोकतंत्र, कुलीनतंत्र और निरंकुश। अभी हमने देखा ये सेट। नेक्स्ट है, अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण किस प्रकार किया है? तो वो किए शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि जो राज्य और संविधान का वर्गीकरण वो किया है किस तरीके से, तो शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व विकास का परिणाम है। ठीक है, विकास का परिणाम है। आगे है, तो एक प्राकृतिक संस्था है। अरस्तु राजनीतिक विचार प्रतिपादित है, तो पॉलिटिक्स में। अरिस्टोटल के अनुसार राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, ऑप्शन डी। आगे, अरस्तु के अनुसार राज्य है, तो यह है नैतिक और प्राकृतिक संस्था। आदिम एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, तो ये भी अरस्तु। मैं ही राज्य हूं, लुई 14। आगे, मैं ही राज्य हूं। राज्य के आवश्यक तत्व कितने हैं? तो 4 हैं। कौन कौन से? जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना। राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा, मतलब जो बाधा है उसमें बाधा पहुंचाना, तो ये है ग्रीन का। ठीक है, राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है। टी.एच. ग्रीन एक आदर्शवादी विचारक है। उनकी पुस्तक लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन भाषणों का संकलन है, जो राजनीतिक विचारधारा का एक अमूल्य साहित्य है। ग्रीन के अनुसार राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है। इसका अर्थ है कि राज्य का उद्देश्य जीवन स्तर को बेहतर स्तर प्रदान करना है। राज्य अपने आप में अंत नहीं, इसी प्रकार का कथन बोसांके का भी है। आगे, निम्नलिखित में से किसने राज्य के कार्य के संबंध में बाधाओं को बाधित करना? तो ये ग्रीन का है, बाधाओं को बाधित करना। शक्ति नहीं बल्कि सद इच्छा राज्य का आधार है, तो ये आदर्शवादी। राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो टी.एच. ग्रीन ने किया है। इनकी बुक याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122, संकलन न कि शक्ति राज्य का आधार है, किसने कहा है? तो ग्रीन। संकल्प न कि शक्ति राज्य का आधार है, संकल्प न कि शक्ति राज्य का आधार है। ठीक है, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, ये भी उन्हीं का है, बस उसी लाइन को थोड़ा सा अलग से किया गया। किसने कहा राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है? शक्ति नहीं इच्छा है, शक्ति नहीं इच्छा है, तो टी.एच. ग्रीन। शक्ति नहीं इच्छा है, इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति नहीं राज्य का आधार, ग्रीन का है। शक्ति नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है, तो ग्रीन। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, टी.एच. ग्रीन।
आगे ये 28 आदर्शवाद है तो राज्य का समर्थक। जब मैं राजनीतिक विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षाओं के प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षकों के प्रति खेद होता है। यह किसका है? तो ये मैटलैंड का है। आगे है, बकल वाला भी इम्पोर्टेंट है। राजनीतिक विज्ञान, राजनीति का विज्ञान होना तो दूर, वह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी कला है। बर्क का कहना है कि जिस प्रकार हम सौंदर्य शास्त्र को विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते, उसी प्रकार राजनीतिक शास्त्र को विज्ञान नहीं कहा जा सकता है। सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राजनीतिक विज्ञान, राजनीति को विज्ञान मानना तो दूर, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ा है, तो बकल। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है? तो मैटलैंड नहीं मानते हैं। आगे है, यह कथन जो कहता है कि राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है, तो ये आदर्शवादी। निम्नलिखित में से किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व दिया है? तो उद्यमता को दिया है, नहीं दिया है मतलब, बाकी ये तीनों तो है ही ना, भूगुण, क्षुधा या उत्पादन, शौर्य और विवेक, इसकी बात नहीं की उद्यम। आगे है, आदर्श राज्य की संख्या प्लेटो के अनुसार तो 50 और 40, 5040। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वुड्रो विल्सन के अनुसार कौन कार्य राज्य का ऐच्छिक कार्य है? तो श्रम कानून बनाना। वुड्रो विल्सन के अनुसार कौन सा कार्य राज्य का ऐच्छिक कार्य है? तो श्रम कानून बनाना। बाकी कानून व्यवस्था बनाना, दीवानी मामले का निपटारा, मनुष्य द्वारा दिए गए समझौते का पालन करना, ये सब अनिवार्य देख लेंगे एक बार। जहाँ दरवादी विचार राज्य को न्यूनतम कार्य क्षेत्र का समर्थन करते हैं, वहीं समाजवादी विचार राज्य के अधिकतम कार्य क्षेत्र के महत्व मानते हैं। इसी संदर्भ में राज्य के उचित कार्य क्षेत्र के निर्धारण के लिए अनेक विद्वानों ने राज्य के कार्य को दो भागों में बांटा है, एक आवश्यक कार्य और एक है ऐच्छिक कार्य। वुड्रो विल्सन के अनुसार राज्य के आवश्यक कार्य व्यवस्था बनाए रखना, दीवानी मामलों का निपटारा, व्यक्तियों में आपसी संविदा से उत्पन्न अधिकारों को निश्चित करना, नागरिकों के राजनीतिक कर्तव्य को निर्धारित करना। वुड्रो विल्सन के अनुसार राज्य के ऐच्छिक कार्य निम्नलिखित है: उद्योग व्यापार पर नियंत्रण, श्रम कानून बनाना, आवागमन की व्यवस्था आदि। ठीक है, राज्य न ही ईश्वर की रचना है, न ही श्रेष्ठ शारीरिक बल की, न ही प्रस्ताव एवं सम्मेलनों की कृति है, न ही परिवार का एकमात्र विस्तार। यह कथन किसका है? गार्डनर का है। क्या है? राज्य न ही ईश्वर की रचना है, न ही श्रेष्ठ शारीरिक बल की ही, न प्रस्तावों और सम्मेलनों की कृति, न ही परिवार का मात्र एक विस्तार। गार्डनर का ये कथन है। आगे मैकाइवर के अनुसार राज्य को निम्नलिखित में से कौन संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए? तो साहित्य एवं कला का नियंत्रण, साहित्य एवं कला का नियंत्रण। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138। राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापन के लिए संगठित समूह का नाम है। तो इसमें देखिए, अनेक राजनीतिक विज्ञानी अपने दृष्टिकोण के और अनुभवों के आधार पर राज्य को परिभाषित करने का प्रयास। इसी क्रम में राज्य को परिभाषित करते हुए विल्सन ने कहा है, ये वाला क्वेश्चन आया था, विल्सन ने कहा राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून की स्थापना के लिए संगठित किए समूह का नाम है। तो ये इस बार क्वेश्चन में भी आया था। ठीक है, और इसमें विल्सन नहीं है, विलोबी है। आगे दूसरे का भी कथन देख लिए, और एक अन्य विद्वान ब्लंट्सली के अनुसार राज्य एक निश्चित भूभाग में रहने वाले राजनीतिक तौर पर संगठित लोगों का समुदाय। इंपॉर्टेंट है, दोनों लिख लीजिएगा एक जगह ही। ये वाला तो विल्सन वाला, ये वाला आया था क्वेश्चन, ये वाला ये वाला ना विल्सन का। आगे है, राज्य परिवारों और गांवों का संगठन है जिसका उद्देश्य एक संपूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। तो ये अरस्तु का है। क्या है? राज्य परिवार और गांवों का संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। तो ये अरस्तु का कथन है।
आगे राज्य परिवार एवं गांवों का समूह जिसका लक्ष्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है, तो ये भी आपका अरस्तु हो जाएंगे। पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन का अरस्तु, पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन का अरस्तु, पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन का अरस्तु। ऐसे कई बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा। राज्य एक परिवार का विस्तार, ऐसा किसने कहा है, तो अरस्तु ने कहा है। किसने कहा जो अरस्तु का आदर्श राज्य वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है, तो ये सेवाइन का कथन है। आगे है किसने राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहा है, तो ये लासवेल ने कहा। क्या राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह, संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। राज्य क्या है, एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, तो आत्मा की बात आ जाएगी तो हीगल लगा दीजिए। नेक्स्ट है एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधा प्रदान करे वह कहलाता है, तो कल्याणकारी राज्य कहलाता है। आगे है निम्नलिखित विचारकों में से कौन एक राज्य की यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक नहीं है, तो यांत्रिक स्वरूप ये ग्रीन नहीं हो जाएंगे, हॉब्स बेंथम मिल हो जाएंगे। देखो ग्रीन एक आदर्शवादी है जो राज्य को एक सर्वोच्च नैतिक संस्था मानते हैं, जबकि बेंथम मिल हॉब्स ने राज्य को मानव निर्मित यंत्र माना जिसका निर्माण एवं संचालन मानव ने अपने कल्याण के लिए किया है। राज्य विधि का शिशु एवं जनक दोनों है, तो ये मैकाइवर राज्य क्या है, विधि और राज्य विधि का शिशु और जनक दोनों है, तो मैकाइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 हो गया। नेक्स्ट है आपका आगे है आधुनिक राज्य में स्थित समूह बनाम राज्यों में होती जा रही है, तो ये बारकर का है। आधुनिक राज्य क्या हो, समूह बनाम राज्य में होती जा रही है, बारकर। आगे है कौन सा सही है, भूमंडलीकरण का तात्पर्य क्या है, तो विश्व समाज के सहकारी स्वरूप का उद्भव। आगे है निम्नलिखित कौन सा युग्म सही है, तो इसमें हो जाएगा मनुष्य प्राकृतिक अधिकार लॉ, ठीक है। बाकी समुदाय ये नहीं हो जाएगा, उच्च अतार्किक ये भी नहीं, ये भी नहीं। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन 151। निम्नलिखित में कौन लॉ के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अनुसार एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है, तो धर्म का जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति, इसमें संपत्ति को सबसे महत्वपूर्ण मानिए। जीवन स्वतंत्रता संपत्ति याद रखिएगा लॉ, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण ये संपत्ति है, धर्म का ऐसा कुछ नहीं बोले। लॉ के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को प्राप्त केवल कौन से, तो प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है। आगे राज्य का स्वरूप मूलतः निगम के समान है, तो निगम मैकाइवर। आगे लास्की के अनुसार राज्य तो समाज का सेवक है, समाज का सेवक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन 151। रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को, ये भी आपका मैकाइवर का है। और एक हेनरी मैन का देखिए, हेनरी मैन ने लिखा है कि समाज को प्राचीनतम इतिहास की आधुनिकतम गवेषणा इस निष्कर्ष की ओर इंगित करता है कि समूह को एकता के सूत्र में बांधने वाला प्रारंभिक बंधन रक्त संबंध था, ये भी ध्यान रखिएगा, हेनरी मैन का है। और मैकाइवर का तो क्या है, रक्त संबंध का समाज के जन्म और कालांतर में समाज बनता है, तो ये तो ठीक है। आगे है यही मैकाइवर का ही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकाइवर का ही है, संबंध देखो कई बार ये आया हुआ है, तो कई बार आने से क्या होता है, क्वेश्चन बार बार आपके आंखों के नीचे से गुजरता है तो याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है आपका मातृ सिद्धांत के अनुसार परिवार का प्रमुख, तो ऑब्वियसली सबसे बड़ी महिला सदस्य। आगे है राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक दो भागों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्त है तथा कार्य समस्त कार्य अनिवार्य माने जाते हैं, तो समस्त कार्य अनिवार्य हो जाएगा, तो ये हो गया लोक कल्याणकारी राज्य। आगे है आधुनिक राज्य को ऐसे में वर्गीकृत करते हैं, तो क्या ये एक कल्याणकारी राज्य है। वेलफेयर स्टेट निम्नलिखित में कौन राज्य का आवश्यक अंग नहीं है, तो प्रजातंत्र नहीं है, 4 आवश्यक अंग है, भूमि, जनसंख्या, भूक्षेत्र, सरकार और संप्रभुता। आगे निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक अंग नहीं है, देखो ये तो है कानून नहीं है, आवश्यक नहीं है, तो
धर्म नहीं है। और कौन आवश्यक तत्व? भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। किसी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या? तो संप्रभुता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन षड्गुण का भाग नहीं है? तो ये षड्यंत्र और पंचशील ये नहीं है, बाकी संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव है। ठीक है, इसमें देख लीजिए, संधि, विग्रह, आसन, यान, संश्रय, द्वैधी भाव। कौटिल्य ने राज्य की रक्षा के लिए चार, ये एग्जाम में आया था, चार साधन बताए, साम, दाम, दंड, भेद। ठीक है, कौटिल्य ने 3 प्रकार के दूतों का उल्लेख किया है। वे दूत जो अपने बुद्धि और विवेक से अपने राजा की ओर से निर्णय करने की शक्ति। दूसरा, वे राजदूत जिनकी शक्ति सीमित होती है, किसी विशेष काम के लिए भेजा जाता है। तीसरा, वे राजदूत जो राज्य का संदेश दूसरे राजा तक पहुंचाते हैं। आगे निम्नलिखित कौन प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंग में से नहीं है? तो पुरोहित नहीं है, बाकी है क्या है 7 अंग? देखिए, बार बार देखने से सही रहेगा कि आपको याद हो जाएगा। देखिए क्या है, स्वामी है, अमात्य है, जनपद है, दुर्ग है, कोष है, दंड है, मित्र है। क्या है? याद कीजिए, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। ठीक है, सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो कौटिल्य ने किया है, मनु ने भी किया है, बट इसमें कौटिल्य ही। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनु की षड्गुण नीति निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो व्यवहार नहीं है, ऑप्शन बी। और क्या क्या था देख लीजिए फिर से, संधि है, ट्रीटी ऑफ पीस, विग्रह, वॉर, यान, मार्च, आसन, संश्रय और द्वैधी भाव। आगे निम्न कौन सा राज्य नहीं है? तो देखिए, इसमें राजस्थान राज्य नहीं है, क्योंकि निम्नलिखित में कौन राज्य का मूल तत्व, निम्नलिखित में से राज्य का मूल तत्व क्या है? तो सर्वसत्ता है, सॉवरेनिटी। राज्य कहे जाने वाले अति आवश्यक तत्व, तो ये आपका सर्वोच्च सत्ता। ठीक है, नेक्स्ट है, सर्वोच्च सत्ता बोले या संप्रभुता बोले, उसी का वर्ड है। आगे है राज्य, ठीक है, संप्रभुता हो गया। निम्नलिखित कौन सा राज्य नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र नहीं, राष्ट्र ये राज्य नहीं है। निम्नलिखित में से किस विचारक ने अपने चिंतन में राज्य और समाज में विभेद नहीं किया है? तो हीगल ने नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन समाज और राज्य में भेद नहीं किए हैं? तो मैकाइवर भी नहीं किए हैं। ठीक है, आगे है, मैच करना है, ये नीचे है, देखिए, भारत में मित्रता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, संयुक्त राज्य अमेरिका साम्यवाद का अवरोध, सोवियत संघ समाजवाद ने अंतरराष्ट्रीयवादी के सिद्धांत के आधार पर मैत्रीय सहयोग, चीन है सैनिक शक्ति साम्यवाद। ये है सब भी कुछ राज्य में निहित है, राज्य से बाहर कुछ भी नहीं है, राज्य ही सर्वोपरि है। यह विशेषता कहाँ दिखाई देती है? तो सर्वाधिकारवादी में दिखाई देती है। सब कुछ राज्य में ही है, राज्य से बाहर कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित किस पे अधिक महत्व दिया जाता है? तो राज्य पे दिया जाता है। राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है। तो आदर्शवादियों के लिए, और कौन कौन से आदर्श? कांट, हीगल, ग्रीन, बेडले, ब्रोसान के, ये सब आदर्शवादी है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? तो नैतिक, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा। तो सारा हो जाएगा। 82 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, 183, निम्नलिखित में कौन सॉफ्ट स्टेट के विचार से संबंधित है? तो ये गुरनान मिडाल है, सॉफ्ट स्टेट। ठीक है, आगे सामंतशाही किसका प्रबल विशिष्ट है? तो ये है आपका पवित्र रोमन साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय कानून को बनाने तथा लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्व के निर्वहन का अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना, तो ये हो जाएगा राज्य कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया है, 1-2 क्वेश्चन बचे हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम कराएंगे अगली क्लास में वैज्ञानिक समाजवाद, प्रत्ययवाद, अराजकतावाद, अधिनायकवाद। तो देखिए, वैज्ञानिक समाजवाद राज्य को एक सोचने का यंत्र, जो मैं कार्ल मार्क्स है। प्रत्ययवाद क्या? राज्य का तत्व मीमांसावादी सिद्धांत। अराजकतावाद राज्य अनावश्यक और अवांछनीय दोनों है, अनावश्यक अवांछनीय दोनों है। अधिनायकवाद
अधिनायक पद क्या होता है? एक व्यक्ति तथा दल में असीमित शक्ति। आगे है दर्शन है, राजनीतिक विज्ञान है, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी है। देखिए, दर्शन हो गया मन की बात, राजनीतिक विज्ञान शक्ति, अर्थशास्त्र व्यापार और समाजशास्त्र स्तर विन्यास। ठीक है फ्रेंड्स, हमने जो आपका घटना चक्र में जितने भी PYQ आ चुके थे वो सारा हमने करा लिया एक टॉपिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम इसमें करेंगे राज्यों की उत्पत्ति के विविध सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।